इस क्लास के माध्यम से मैं आज आपको 12 नंबर सेट बताने वाला हूँ। तो ऑलरेडी 11 सेट कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। वहाँ से आप लोग एक-एक करके सारे देख सकते हैं। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। ओपन लैब स्टडी के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत सारे बैच चलाए जा रहे हैं, तो उसमें 10th और 12th लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही 8415 पदों के लिए जो एग्जाम होने हैं 14 और 21 मार्च को, उसके लिए रोजाना 10:30 बजे से ये प्रैक्टिस आपको दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉडरेट क्वेश्चंस रखे हैं और सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं। और मैंने कोशिश की है यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम प्रीवियस से आपको पूछा जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इसका लाइक रखता हूँ 500 का। उम्मीद और आशा है कि आप लोग ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। अपने दोस्तों के लिए प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको इक्वली मिलता रहे। तो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लग चुके हैं। ऑलरेडी हमने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आपको 51 नंबर क्वेश्चन से करने हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? याद रखिए, यहाँ पे थी की बात कीजिए, यहाँ पे शासक की बात कीजिए, आज की जनरेशन की बात नहीं कहा जा रहा है। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे आपको चोल के पास हो जाएगा। ठीक है, चोल राजा के पास में ये सारे सुविधाएं अवेलेबल थे। ये कब थे? तो भाई मेरे को बता दो कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, जो कि 850 से 887 ईसा पूर्व के ईस्वी के बीच में यह शासन चला था। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं एक और चीज़ कि अगर आपने ओपन लैब परिवार से जन नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा और सारे क्लास को आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप लोग मेरे साथ इस सारे क्वेश्चंस को करते चलिएगा, ताकि आपको टाइम ना मिले और आप अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। और मैं बता दूँ एक और चीज़ कि मैं आपको यहाँ पे आंसर बताते चलता हूँ टाइम से, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और मैं आपको नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम खोटे करूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कौटिल्य किसका सलाहकार था? कौटिल्य जो था किसका सलाहकार था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था। ठीक है, कौटिल्य कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य था, और उनका ही नाम विष्णुगुप्त भी था। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का भी रचना इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। और यह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि मिस्र में आबू सिम्बल का मंदिर किसे समर्पित है? मिस्र में जो आबू सिम्बल का मंदिर है वो किसे समर्पित है या किसको यह चीज़ किया गया है? तो भगवान सूर्य का। भारत में कोणार्क मंदिर स्थित है, जो कि सूर्य के लिए मंदिर, सूर्य भगवान के लिए ही मंदिर है। और ये चीज़ आपको कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड पे, मध्यजीवी महाकल्प में जो प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष होना माना गया है? याद रखिएगा, ये संभवतः माना गया है, संभवतः माना 210 से 70 ईसा पूर्व के बीच में। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कार्बन 14 डेटिंग पद्धति निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यह आपको, ठीक है, ए और बी दोनों पर आधारित है। ठीक है, ए और बी यानी कि आपको जीवित प्राणी तथा पौधे कार्बन डेटिंग की वह मात्रा वायुमंडल से अवशोषित करते हैं जो कि वे रेडियोधर्मिता से ह्रास करते हैं। साथ ही जब जीव मरता है तो ये कार्बन 14 का ह्रास करता है, परंतु वायुमंडल से उसे अवशोषित करना बंद कर देता है। हमारा ए और बी, ठीक है, दोनों सही है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि यहाँ पे यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो प्रतीत होता है क्या? 3 या 4 ये कंफर्म नहीं कह रहा है कि 3 ही है या 4 ही है, 3 या 4 दोनों में से कोई भी कह सकता है। तो यहाँ पर अवतल प्रदेश हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस नहीं होगा, अवतल प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है कि मानचित्र में यदि 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.50 किलोमीटर को दर्शाया जाए तो उसका सूचकांक अनुपात में होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 अनुपात, यानी कि 1:0.50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है सार्क का सदस्य नहीं है? किसका सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूरीनामा। सूरीनामा हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो कुछ समाज की स्थापना है, अभी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने किया था। अब कब किया था? तो 1873 में। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है किसके बीच में? तो यहाँ पे आपको बता दूं, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण छोर के पर दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी छोर पर, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। ठीक है। पिटमय मृदा पिट साइल्स कहाँ मिलती है? पिटमय मृदा, जिसको पिट साइल्स भी कहते हैं, कहाँ मिलती है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का केरल कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, केरल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? नहीं गिरती है। तो ताप्ती हमारा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। सही है, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का क्या नहीं है? एक भाग नहीं है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महादेव पर्वत। महादेव पर्वत हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य सीमाएं म्यांमार नहीं है? ध्यान रखिए कि यहाँ पे म्यांमार से संबंध नहीं रखता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ आपको कि नया और नहीं वाला जो संबंध क्वेश्चन पूछेगा ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मैं नहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ और क्या होता है, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। भूटान की राजधानी क्या होता है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको थिम्पू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थिम्पू हो जाएगा। आपको भारत के पूरे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, साथ ही आपको उनके राजधानी सभी याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ देश के इर्द गिर्द जितने भी देश विदेश हैं उन सभी के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में हिम रेखा स्थित है। कौन सी रेखा हिम रेखा स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्र तल पर। सही है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न में से किसने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था? तो ये किसके द्वारा ये कार्य किया गया था? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। यह आपका एनी बेसेंट के द्वारा कार्य किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है यह क्वेश्चन। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में जो कृषि आय की गणना की जाती है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से द्वारा किया जाता है। उत्पादन विधि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष 1909 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस से निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती हैं? तो 71 नंबर क्वेश्चन का वंदे मातरम हो जाएगा। सही है, वंदे मातरम, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? प्यार की रोमन देवी के नाम पर। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वीनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? वीनस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 में भारत में जन घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2011 में बढ़कर कितना प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है? 2011 में बढ़कर कितना प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 2011 के बढ़कर यानी कि 1991 में कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत में। अब यहाँ पे 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना 382 वर्ग किलोमीटर हो गया है। लेकिन अगर अब 2021 की जनगणना हो जाए तो यहाँ पर और भी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, कभी बढ़ेगा ही। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं की सही कालक्रम बैठाइए। यानी कि सिख गुरु का जो भी कार्यक्रम थे उनको अच्छे से व्यवस्थित करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास पहले थे, तो गुरु रामदास, तो गुरु अर्जुन थे, तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर लास्ट में। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आपके बोर्ड पे। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि तानसेन समान हो जाएगा। तानसेन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि एवियन एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू सूचित होता है, सूचित किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर H5N1 हो जाएगा। H5N1 से। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, ये करेंट भी बन सकता है। मार्च 1944 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जे करके वह तिरंगा ध्वज फहराया दिया था?
तो 1994 की बात की जा रही है, आज की बात नहीं, तो 1994 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 1994 में कोहिमा कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि भारत के सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है। तो आपका चांदनी चौक दिल्ली हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्गत है। यानी कि कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जा रहा है कि जो कि सत्यमेव जयते, तो यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद से। अब ये भारत सरकार में कब लागू किया गया, तो सभी को याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की भाषा मलयालम बोला जाता है। ठीक है, मलयालम बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे रहेगा बैकअप क्या है। बैकअप क्या है, याद रखिएगा बैकअप क्या है। तो बैकअप वो होता है कि मूल स्रोत से किसी भी डिस्टेंशन पर कॉपी कर डेटा का संरक्षण करना। यानी कि हमारे पीछे हमारा हम जो कार्य करें वही काम वो भी करें, अगर हमसे जो काम ना हो पाए वो करने, तो उसे बैकअप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर तथा साथ इंटरेक्ट करने देता है, साथ वो काम करने देता है। तो यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस लिखा रहता है, पूछ देगा ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एक कॉर्पोरेट के उपयोग कनेक्ट किया जाता है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं एक ऑफिस या एक मोहल्ले बोल सकते हैं, कॉलोनी बोल सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये चीज़ हो जाएगा। तो वन हो जाएगा, वालन एरिया नेटवर्क के द्वारा ही लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सत्य जानने के लिए सबको पढ़ना होगा, चलिए पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, बिल्कुल नहीं या बिल्कुल गलत कह रहा है। बिट डिजिटल नंबर्स के लिए एक समूह रिप्रेजेंट होता है, नहीं कोई समूह रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है। अगर 1 2 3 अगर 4 अगर हो तो, अगर ABCD हो तो नॉर्मल चलते रहता है, इसमें कोई कमांड नहीं होता। 8 डिजिट याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को ही बाइट कहते हैं, सभी को पता है। यहाँ पे C नंबर ऑप्शन सही है। अगला 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, साथ में पढ़ने से मज़ा आएगा। लिंगराज मंदिर नींव डाली थी किसने, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो सभी को पता है लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था, तो आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह देव ने। आप चलिए अगले देखते हैं, इतिहास के अनुसार निम्नलिखित राजवंशों में से उड़ीसा पर शासन किया, उड़ीसा राज पर शासन किसने किया। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उसको मिलान करना है कि पहले कौन किया, पहले कौन किया, बाद में कौन किया, तो इसको हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल तो दिया गया है कि पहले गंग वंश था, उसके बाद में यहाँ पे भोई राजवंश था, उसके बाद में जादू वंश था, उसके बाद में क्या था, सूर्य वंश की गजपति थे। यानी कि यही नंबर हो गया मेरा, पहला ही आपका सही हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि उत्पादक शुल्क वह कर है जो कि लगाया जाता है। मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बताया था कि उत्पादक शुल्क से या कर से संबंधित प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, दोनों चीज़ से क्वेश्चंस बनते हैं। या राष्ट्रीय कर भी हो सकता है, राष्ट्रपति कर भी हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा माल के उत्पादन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे कि यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय उदय हुआ, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फिलिस्तीन पर, फिलिस्तीन में। ठीक है, फिलिस्तीन में हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है, कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना, निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से युग्मों में जो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं से संबंधित पूछा गया है, तो आपकी जगह शेयर बाजार समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। तो बिंबिसार कौन था, अजातशत्रु का फादर था। अब यहाँ पे वो शाक वंश के थे, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है तो शादी किया तो किया किसने। तो यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौशल देवी, चेलेना और खेमा सभी से शादी किया था भाई, इन्होंने तो शादी करने में ही राज घोषित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीत लिया था? यानी कि ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? तो आपको पता होना चाहिए, अंगराज जीता था। ठीक है, अंगराज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक जो सैयद अहमद पटना कब गए थे? पटना कब आए थे? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोचेगा 1821 में, 1821 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहावी विद्रोह हो जाएगा। बहावी विद्रोह हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।